बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर नामक गांव में सुहानी और पवित्रा अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ रहती थी। सुहानी और पवित्रा की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिताजी माधव शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुहानी और पवित्रा की माँ की मृत्यु होने के कारण माधव को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव उन दोनों का भी ध्यान रखने के लिए गायत्री नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। गायत्री का एक अपना बेटा भी था जिसका नाम रॉकी था। शुरू में गायत्री माधव के सामने सुहानी और पवित्रा से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन माधव के शहर जाने के बाद गायत्री सुहानी और पवित्रा से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रॉकी अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ लुलु मॉल घूमने गया था और वहाँ पर मुझे एक सुंदर सी साइकिल पसंद आ गई है और वो साइकिल कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है। माँ, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो तुम्हारे लिए वो साइकिल अभी खरीद कर ले आते हैं। तभी तो मेरा बेटा दुनिया का सबसे स्टाइलिश बेटा लगेगा ना। वैसे कितने की है तुम्हारी वो साइकिल? माँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो खरीद ले जाएगा। माँ, गायत्री और रॉकी मॉल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुहानी गायत्री से कहती है, माँ, हमारे भी सारे खिलौने पुराने और टूट गए हैं। कृपया करके आप हमारे लिए भी सस्ते से खिलौने खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं तेरे लिए बाजार से खिलौना खरीद कर लाई थी। इतनी जल्दी तोड़ दिया तूने। अब तुझे वही टूटे फूटे खिलौनों से खेलना होगा और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर गायत्री अपने बेटे रॉकी के साथ लुलु मॉल में साइकिल खरीदने के लिए चली जाती है और सुहानी शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। सुहानी बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुहानी उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप सड़क के किनारे इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो बेटा। सुहानी उस बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा देती है। फिर जब सुहानी वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदलकर सुहानी को आवाज लगाती है और सुहानी से कहती है, रुको सुहानी, आप कौन हैं? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुहानी, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं रानी परी हूँ। मैं परीलोक में अपने परीलोक की परियों के साथ रहती हूँ। परीलोक की सारी परियां कहती हैं कि पृथ्वी लोक के सारे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते, परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई ना तो कोई अच्छा इंसान होगा ही, इसीलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। क्या आप रानी परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुहानी, मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वी लोक पर भले लोग नहीं हैं, परंतु तभी तुमने मेरी मदद की।
इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक दिल की लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। परी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, ये दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। ये सोने का लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वहीं ये चांदी का लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुहानी रानी परी से वो दोनों सोने चांदी के लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी बहन पवित्रा को सारी बात बता देती है। सुहानी दीदी, अब तो हमारे पास ये सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। पवित्रा, तुम ठीक कह रही हो। माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं। और इसी तरह से सुहानी और पवित्रा गायत्री और रॉकी के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देती हैं और एक जंगल में चली जाती हैं। अब उन दोनों के रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुहानी जादुई सोने के लहंगे से बोलकर उसके जादू से एक घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती हैं। फिर वो अंदर जाकर देखती हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए बेहतरीन सोफे आदि चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। कुछ समय बाद सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव शहर से काम की छुट्टी लेकर घर आते हैं। माधव घर आकर गायत्री से बोलते हैं, गायत्री, मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा कहाँ हैं? जी पता नहीं, सुहानी और पवित्रा कहाँ चली गयी। मैं रॉकी के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियां घर पर नहीं थी। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटियां किस हाल में होंगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली? और ये बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि जरूर तुमने उन बेचारियों को परेशान किया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई होंगी। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी दोनों प्यारी बेटियां। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियां रहेंगी उसी घर में मैं भी रहूँगा। और इस तरह माधव घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद माधव को जंगल में एक घर दिखाई देता है। माधव चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था। वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटियां सुहानी और पवित्रा वहाँ बड़े ही प्यार और आराम से रह रही थी। सुहानी और पवित्रा अचानक से अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिए, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से पिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ गायत्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ और अब अपने आगे की जिंदगी
तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। ये सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी। और उस दिन के बाद से माधव अपनी दोनों बेटियां सुहानी और पवित्रा के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। एक गांव में शुमाइला नाम की एक लड़की अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ की एक बेटी भी थी जिसका नाम टीना था। सौतेली माँ हर रोज शुमाइला से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे खूब मारती थी। एक दिन उसके पापा शहर से वापस आते हैं। सुन शुमाइला, जा अपने पापा के लिए चाय बना कर ले आ। अरे रुको बेटा, अपना गिफ्ट तो लेती जाओ। उसके बाद पापा उन सभी को गिफ्ट देते हैं। शुमाइला के गिफ्ट में एक बहुत ही सुंदर सी सैंडल निकलती है। वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर सैंडल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। अरे धन्यवाद किस बात का बेटी, तुम तो मेरी बेटी हो। उसकी सौतेली माँ ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? कल ही तो मैंने इसे टीना के पुराने सैंडल्स दिए थे। ये कहीं नहीं आती जाती, भला इसे नई सैंडल्स की क्या जरूरत? अरे कोई बात नहीं, मैं सभी के लिए गिफ्ट लाया हूँ। अगर मैं अपनी बिटिया के लिए गिफ्ट नहीं लाता तो अच्छा लगता है क्या? ये भी तो मेरी ही बेटी है ना। देखो, ये फालतू का फिजूल का खर्चा मत किया करो, समझे? हम उसे अपने घर में रख रहे हैं, खाना खाने को भी दे रहे हैं, इतना ही बहुत है। ये सब काम नहीं कर रहे हम जो इसके लिए गिफ्ट भी लाते रहेंगे। पहले ही इतनी महंगाई हो रखी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपनी बिटिया को लेकर मायके चली जाऊंगी और वापस कभी भी नहीं आऊंगी। फिर रहना तुम अकेले अपनी बिटिया के साथ। पापा, आप मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा ना करें। टीना, ये सैंडल तुम रख लो। मेरे पास तो तुम्हारी बहुत सारी पुरानी सैंडल्स हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है बहन। इतना कहकर शुमाइला वहाँ से चली जाती है। एक दिन, अरे बेटा टीना, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी ला कर दे बेटा। अरे बेटा, पानी ला बेटा, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन टीना अपनी माँ की आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में ही सोती रहती है। अरे लगता है माँ को प्यास लगी है, उन्हें पानी दे देती हूँ। शुमाइला पानी लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। ये लीजिए माँ, पानी पी लीजिए। उसकी माँ उसे खींच कर एक चांटा मारती है। अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लाने की तूने हिम्मत भी कैसे की? मैंने पानी लाने के लिए अपनी बेटी को कहा था, बड़ी आई मुझे पानी पिलाने वाली। माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए पानी लाने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छे से धोए थे। मेरे हाथ देखो बिल्कुल साफ है माँ। और टीना तो अपने कमरे में सो रही थी, वो पानी कैसे लाती आपके लिए माँ? तभी वहाँ पर टीना आ जाती है। अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सोने क्यों नहीं दे रहा कोई मुझे? अरे मेरी बिटिया, जा सो जा अंदर जाकर। माफ कर दे बेटा, मैं थोड़ा ऊंचा बोल रही थी। जा बेटा जा, अंदर जाके सो जा। अब मैं घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होने दूंगी। दरअसल ये काम चोर नालायक अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। जा बेटा जा, तू अंदर जाकर सो जा। और तू महारानी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? वहाँ सारे गंदे कपड़े रखे हुए हैं, उसे धो कर ले आ कुएं पर से। शुमाइला कपड़े धोने के लिए बाहर कुएं पर चली जाती है और वहाँ बैठकर कपड़े धोने लगती है। फिर कपड़े धोकर वो उन कपड़ों को कुएं के किनारे रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की एक साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है। हे भगवान, माँ की इतनी महंगी साड़ी तो कुएं के अंदर गिर गई। अब मैं क्या करूँ? सौतेली माँ तो मुझे मार डालेंगी। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हे भगवान, क्या करूँ मैं? तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ, इस तरह खड़ी क्यों है? कपड़े धो लिए? धुल गए क्या सारे कपड़े?
और मेरी वो ब्रांडेड साड़ी कहाँ है जो तेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए? माँ, वो साड़ी। अरे ठीक से बोल। माँ, आपकी साड़ी कुएं में गिर गई माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। कल मुही, तूने मेरी ब्रांडेड साड़ी कुएं में फेंक दी, तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा कुएं में कूद और मेरी साड़ी वापस लेकर आ। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं कुएं में कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं कुएं में कूद गई तो मैं मर जाऊंगी ना माँ। अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ उसे कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। बिना साड़ी लिए बाहर मत आ जाना। साड़ी नहीं मिले तो वहीं डूबकर अपनी जान दे देना। इतना कहकर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शुमाइला को होश आता है तो वो देखती है कि शुमाइला एक अलग ही दुनिया में थी और वो दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया थी। अरे वाह, कुएं के नीचे इतनी अच्छी दुनिया होती है। माँ ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब मैं जल्दी से सबसे पहले वो साड़ी ढूंढती हूँ, उसके बाद वो साड़ी सौतेली माँ को दे दूंगी। शुमाइला साड़ी ढूंढने के लिए थोड़ा आगे चलती है तो उसे वहाँ पर एक घायल बिल्ली मिलती है। अरे ये बेचारी तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शुमाइला उस बिल्ली के पास जाती है और आसपास से जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़कर उसके ऊपर लगा देती है और फिर से थोड़ा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही उसे एक बूढ़ी औरत बेहोश हालत में मिलती है। शुमाइला भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत को होश में लाती है। दादी जी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ था आपको? बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो बेटा, मुझसे चला नहीं जाएगा अकेले। शुमाइला उस बुढ़िया को उसके घर तक छोड़ देती है पर शुमाइला देखती है कि उस बुढ़िया के घर में कोई भी नहीं था। अरे दादी जी, आपके घर में तो कोई भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए खाना बना देती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना? शुमाइला उस बूढ़ी अम्मा की सेवा करती है और उसके घर का सारा काम करती है। कुछ दिनों बाद वो बुढ़िया पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे वाह, दादी तो पूरी तरह से ठीक हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। तभी देखते ही देखते वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदल जाती है और शुमाइला से बोलती है, रुको बेटा, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ और तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या बात है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ के बारे में उस परी को सब कुछ बता देती है। तुमने मेरी इतनी सेवा की बेटी, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी शुमाइला को जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी के पास ले जाती है। बेटा, ये जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी है। यदि तुम इस सोने वाली नदी में जाओगी तो तुम्हें खूब सारी धन दौलत मिलेगी और अगर चांदी वाली लहंगे की नदी में जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ की वो साड़ी मिलेगी। अब बताओ बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी सौतेली माँ और पापा ने मुझे अपने पास रखा हुआ है, मुझे रहने के लिए एक घर दिया है। माँ को वो साड़ी बहुत पसंद है परी जी, इसीलिए मुझे वो सिर्फ साड़ी दे दीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ वो साड़ी ही लेने आई हूँ। वाह बेटा, तुम बहुत ईमानदार लड़की हो। जाओ, चांदी वाली नदी में प्रवेश करो। शुमाइला चांदी के लहंगे वाली नदी के अंदर चली जाती है। वहाँ जाते ही शुमाइला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके कपड़े जादुई सोने के कपड़ों में बदल जाते हैं और उसे खूब सारी धन दौलत भी मिलती है। बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो, इसीलिए तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत वापस जाओगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से
शुमाइला को धन दौलत के साथ कुएं के ऊपर भेज देती हैं। शुमाइला खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। सच सच बता लड़की, इतनी धन दौलत कहाँ से लेकर आ रही है तू? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ को वो सारी बातें बता देती है। अरे लड़की, तू तो बिल्कुल पागल है। जादुई सोने की नदी में तू क्यों नहीं गई? उस नदी में देख, अब हम जाएंगे। चल बेटा टीना, तुझे पता है ना, हमें बहुत सारी धन दौलत लेनी है। तू जल्दी से उस कुएं में जा और जादुई सोने के लहंगे वाली नदी में ही जाना सीधा। उसके बाद सौतेली माँ अपनी बेटी टीना को उस कुएं के अंदर धक्का दे देती है। वो कई दिनों तक इंतजार करती रहती है, लेकिन टीना वहाँ से वापस नहीं आती और आखिरकार उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल भी मिल जाता है। एक बार की बात है, किसी गांव में दिव्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। दिव्या और उसके माता पिता को हर छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता था। दूसरी तरफ दिव्या शहर में जादू सीखने वाले एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन तेज तूफान की वजह से दिव्या के घर की छत टूट जाती है। टूटी हुई छत ठीक करवाने के लिए दिव्या के माता पिता के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो तीनों घर के बाहर खुले में ही रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही उन दिनों बहुत कड़क ठंड का मौसम चल रहा था। दिव्या तो किसी तरह ठंड बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन उसके माता पिता की उम्र हो गई थी, इसीलिए ठंड की वजह से वो दोनों बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे ऊपर वाले, मेरे घर पर एक के बाद एक नई मुसीबत आ रही है। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगी? मेरे पास तो एक भी फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर अगले दिन दिव्या पैसों की मदद मांगने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है। सर जी, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं कड़ी मेहनत और मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगी। दिव्या की ये बात सुनकर प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों दिव्या, तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? तूने कई महीनों से कॉलेज की फीस नहीं भरी और मुफ्त में यहाँ जादू सीख रही है। ऊपर से तू मुझे अपने माता पिता की बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। मैं तेरे जैसी चालाक लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं नहीं सर जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेहरबानी करके मेरी मदद करिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और वैसे भी मैंने तेरा नाम इस कॉलेज से काट दिया है। कल से तुझे कॉलेज आने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दिव्या रोते हुए प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकल जाती है। हे ऊपर वाले, ये दुनिया कितनी मतलबी है। मुसीबत के वक्त गरीब की कोई भी मदद नहीं करता। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगी? तभी अचानक कॉलेज के कमरे से दिव्या को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस कमरे पर बहुत ही बड़ा सा ताला लगा हुआ था। साथ ही उस पर एक बोर्ड भी लगा था, जिस पर लिखा था कि अंदर जाना सख्त मना है। दिव्या उस कमरे के दरवाजे पर मौजूद शीशे से अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि अंदर सोने और चांदी से बने हुए दो कद्दू बैठे रो रहे थे। कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना वो दुष्ट प्रिंसिपल हम दोनों को जान से मार देगा। ये सुनकर दिव्या के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये दोनों कद्दू बोल कैसे रहे हैं? अच्छा, तो हमारी प्रिंसिपल ने इन दोनों बेचारे कद्दू को कैद करके रखा है। मुझे इन दोनों को बचाना होगा। उसके बाद दिव्या कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। फिर दिव्या उन दोनों कद्दू को उठाकर
कॉलेज से बाहर भाग जाती है। थोड़ी ही देर के बाद दिव्या उन दोनों कद्दू को लेकर अपने माता पिता के पास चली जाती है। तभी अचानक वो दोनों कद्दू दिव्या के हाथ से छूटकर जमीन पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के शरीर का आकार बहुत ही विशाल हो जाता है और वो दोनों सुंदर से जादुई सोने चांदी की कद्दू घरों में बदल जाती हैं। हम दोनों को आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। हम जादुई दो सोने चांदी के कद्दू घर हैं। हम इस एहसान के बदले तुम्हारी 2 इच्छा पूरी करेंगे। हमारे घर की छत टूट गई है, क्या तुम हमारे घर को ठीक कर सकते हो? दिव्या के इतना कहते ही चांदी के जादुई कद्दू घर के अंदर से ढेर सारी चांदी बाहर निकलने लगती है। देखते ही देखते वो एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा चांदी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। इतना सुंदर घर तो पूरी गांव में किसी का नहीं है। सुनो, मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए ताकि मैं और मेरे माता पिता पूरी जिंदगी ठाठ से रह सकें। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। इतना कहकर सोने के जादुई कद्दू घर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से हवा में उड़ते हुए ढेर सारे सोने के बिस्किट बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारे सोने के बिस्किट जमा हो जाते हैं। अच्छा, अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। हमें अपनी जादुई दुनिया में वापस जाना है, ठीक है? इतना कहकर फिर वो दोनों जादुई सोने चांदी की कद्दू हवा में उड़कर वहाँ से अपनी जादुई दुनिया में चले जाते हैं। इस तरह से दिव्या की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और वो अपने माता पिता का अच्छी तरह से इलाज करवाकर उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।